Hello बच्चों, let us read this question. Draw and discuss stress versus strain graph, explaining clearly the terms elastic limit, permanent set, proportionality limit, elastic hysteresis, tensile strength. And question B, how much should the pressure on 1 liter of water be changed to compress it by 0.1%? इस क्वेश्चन में हमें पहले क्वेश्चन में स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ एक्सप्लेन करना है और क्वेश्चन बी में हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है ऑन 1 लीटर वाटर जब उसको कंप्रेस किया 0.1% से। तो यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो होगा हुक्स लॉ। हुक्स लॉ जिसके अकॉर्डिंग स्ट्रेस जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन से विद इन दी इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट के अंदर जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ बनाएं तो यहाँ पे हमारा ये स्ट्रेस होता है और यहाँ पे हमारा स्ट्रेन गिवन होता है। और अगर ये ग्राफ हम लोग प्लॉट करें तो इनिशियली जो है ये लीनियर होता है, देन ये डिक्रीज होता है एंड देन ये अगेन इंक्रीज होके वापस ऐसे डिक्रीज होता है। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी, ये सी और ये हमारा पॉइंट डी। यहाँ पे ए पॉइंट जो है हमारा ये प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट होता है, बी पॉइंट जो है ये इलास्टिक लिमिट होता है मटेरियल का, सी जो है ये टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है और डी जो है ये फ्रैक्चर पॉइंट होता है। और यहाँ पे हम लोग देखें तो ये जो है ये इतना पार्ट जो होता है इसको हम लोग कहते हैं कि परमानेंट सेट। परमानेंट सेट। तो अगर हम लोग वन बाय वन एक्सप्लेन करें तो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट जो होता है, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट जो होता है ये होता है एक रीजन जिस रीजन में जो है हुक्स लॉ जो है ओबे होता है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रीजन, रीजन इन विच हुक्स लॉ इज ओबेड। तो जिस रीजन में हम लोग हुक्स लॉ ओबे होता है उसको हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट या फिर प्रोपोर्शनैलिटी रीजन कहते हैं। लाइक उस रीजन में जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सेकंड जो रीजन होता है वो इलास्टिक लिमिट होता है। इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट बेसिकली एक पॉइंट होता है इन द ग्राफ अप टू विच मटेरियल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो अगर हम लोग ग्राफ में देखें तो पॉइंट बी जो है ये हमारा इलास्टिक पॉइंट होगा। यहाँ तक जो है अगर हम लोग अगर अगर हम लोग किसी पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई करें और पॉइंट बी तक अगर उसको रिमूव कर दे तो वो रिमूव करने के बाद अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ सकता है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पॉइंट इन ग्राफ up to which up to which material return to its original position, return to its original position after removal of the force। ये हमारा इलास्टिक लिमिट हो गया। थर्ड जो रीजन होता है ये टेंसाइल टेंसिबल स्ट्रेंथ या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ का होता है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारे अगर ग्राफ में देखें तो ग्राफ का जो पीक होता है उसको हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। और ये जो पॉइंट जो होता है ये ये हमें मैक्सिमम स्ट्रेस मतलब ये पॉइंट क्या हमें डिफाइन करता है कि एक कोई भी एक मटेरियल कितना मैक्सिमम स्ट्रेस विथस्टैंड कर सकता है, ये पॉइंट हमें बताता है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं
ये टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है, ये पॉइंट होता है, ये मैक्सिमम मैक्सिमम स्ट्रेस मटेरियल material can withstand without breaking. विदाउट ब्रेकिंग जो जितना मैक्सिमम स्ट्रेस कोई भी एक मटेरियल जो है वो विथस्टैंड कर सकता है, उसको हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। और ग्राफ में देखें तो ये ग्राफ में ये पीक पॉइंट को डिफाइन करता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगर हम लोग परमानेंट सेट की बात करें तो यहाँ पे परमानेंट सेट जो होता है, परमानेंट सेट जो होता है वो डिफॉर्मेशन होता है किसी मटेरियल में जो उसमें रह जाता है आफ्टर इट हैज बीन स्ट्रेच बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट्स। डिफॉर्मेशन दैट रिमेन्स डिफॉर्मेशन दैट रिमेन्स इन material that remains in the material after it has been after it has been stretched beyond elastic limits। तो अगर किसी मटेरियल को उसके इलास्टिक लिमिट के बाहर अगर हम लोग स्ट्रेच करें तो वो जो डिफॉर्मेशन होगा उस मटेरियल में वो वैसे ही रहेगा, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं जा पाएगा। और इसको हम लोग परमानेंट सेट कहते हैं। और जो लास्ट रीजन होगा वो होता है, या फिर लास्ट पॉइंट जो आएगा, इलास्टिक हिस्टैरिसीस। हिस्टैरिसीस इलास्टिक हिस्टैरिसीस जो होता है वो एनर्जी लॉस होता है, एनर्जी लॉस ड्यूरिंग एप्लीकेशन और रिमूवल एप्लीकेशन और रिमूवल ऑफ फोर्स ऑन अ मटेरियल। किसी भी मटेरियल पे अगर हम लोग फोर्स अप्लाई या फिर रिमूव करते हैं तो उसमें उसमें जो एनर्जी लॉस होता है उसको हम लोग इलास्टिक हिस्टैरिसीस कहते हैं। जो लाइक अगर हम लोग उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें कुछ पाथ अलग होगा, और जब हम लोग फोर्स रिमूव करेंगे तब जो पार्टिकल जो पाथ फॉलो करेगा वो अलग होगा। तो ये जो है इसकी वजह से एक लूप क्रिएट हो जाता है और उस लूप को हम लोग इलास्टिक हिस्टैरिसीस कहते हैं। तो ये हमारे 5 पॉइंट्स हो गए। तो क्वेश्चन बी क्या है? हाउ मच शुड बी द प्रेशर ऑन 1 लीटर ऑफ द वाटर टू बी compressed बाय टू बी चेंज टू compress it by 0.1%। तो क्वेश्चन बी हमें क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन बी में हमें 1 लीटर का वाटर 1 लीटर का वाटर दिया हुआ है और हमें फ्रैक्शनल चेंज गिवन है। फ्रैक्शनल हमें पता है फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है? चेंज अपॉन ओरिजिनल। ये हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम। ये कितने से चेंज हो रहा है? 0.1%। तो 0.1 को हम लोग लिख सकते 0.1%, दैट मीन 0.1 अपॉन 100। और ओरिजिनल कितना था? 1 लीटर। तो ये हो गया ये। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ ये हमारा फ्रैक्शनल चेंज हो गया। नाउ वी नो दैट वी नो ये जो बल्क मॉड्यूलस होता है ये चेंज इन प्रेशर अपॉन फ्रैक्शनल चेंज इन प्रेशर अपन फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमें प्रेशर का फॉर्मूला मिल जाएगा जो कि आएगा बल्क मॉड्यूलस इनटू डेल्टा वी अपॉन वी। नाउ हमें पता है बल्क मॉड्यूलस फॉर वाटर जो होता है ये होता है
2.2 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमें प्रेशर का वैल्यू मिल जाएगा। प्रेशर विल बी इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁻⁹ इंटू ये हो जाएगा 10⁻⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमें प्रेशर मिल जाएगा 2.2 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा प्रेशर हो जाएगा। So I hope you have understood it well and best of luck.